Good morning. Today is 29th of July 2017 and we are going to discuss the articles of The Hindu. सबसे पहले देख लेते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। यहाँ पे पहला जो आर्टिकल है, नई मूवी रिलीज हो रही है मधुर भंडारकर की इंदु सरकार। इमरजेंसी में जो घटनाएं हुई थी उस पर आधारित ये मूवी है, लेकिन काफी विरोध इसका हो रहा है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन ने 14 कट्स लगाए, लेकिन बाद में अपील करने पे उन वर्ड्स की जिनको कट लगाए थे उनकी संख्या कम कर दी गई। बाद में कांग्रेस के द्वारा भी विरोध किया गया इस मूवी का। तो सारे इश्यूज को हम डिस्कस करेंगे इस आर्टिकल से। नीचे का जो आर्टिकल है, कल हमने एक मुद्दा डिटेल से डिस्कस किया था। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स के अंदर में कुछ जो स्पेस है वो रखा जाएगा प्राइवेट हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के लिए, ऐसा डॉक्यूमेंट शेयर किया है नीति आयोग ने स्टेट्स के साथ में। कल हमने डिटेल में इस इशू को डिस्कस किया था। आज कुछ नए पॉइंट्स हैं, उन नए पॉइंट्स को भी हम जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे बीच में जो आर्टिकल है, बड़ा आर्टिकल, ये राजनीति से संबंधित आर्टिकल है, एग्जाम के लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। नीचे का जो आर्टिकल है यहाँ पे, ये प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने को लेके इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसे हम डिस्कस करेंगे। तो आज सैटरडे है, सैटरडे को ग्राउंड जीरो प्रकाशित होता है, काफी फैक्चुअल डिटेल्स होती हैं, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होती, तो इस आर्टिकल को हम नहीं डिस्कस करेंगे। एक इकोनॉमिक्स टाइम्स का इंपॉर्टेंट आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे जो कि ब्रेन ड्रेन से रिलेटेड है। ब्रेन ड्रेन, कैसे जो ट्रेन मैन पावर है वो हमारे देश से माइग्रेट करके दूसरे डेवलप कंट्रीज जैसे कि यूएसए में चली जाती है, और कैसे इंडिया को लॉस होता है बहुत ज्यादा इससे। पहला आर्टिकल मूवीज की सेंसरशिप से रिलेटेड है, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। कंटेक्स्ट क्या है, मधुर भंडारकर की नई मूवी आ रही है जिसका नाम है इंदु सरकार। इमरजेंसी यानी 1975 से लेकर 1977 के बीच में जो घटनाएं घटित हुई थी उसी पर आधारित है ये मूवी इंदु सरकार। लेकिन इसका भारी विरोध हो रहा है। एक तरफ तो सेंसर बोर्ड ने 14 वर्ड्स पर कट लगा दिया, यानी सिस्टम के अंदर से विरोध है। दूसरी तरफ एक वुमन जो दावा करती हैं कि वो संजय गांधी की बेटी हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में चली गई और गुहार लगाई सुप्रीम कोर्ट से कि इस मूवी पर बैन लगा दिया जाए। तीसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के द्वारा भी इस मूवी का विरोध हो रहा है। कांग्रेस पार्टी कहती है कि हमारे लीडर्स को गलत लाइट में पेश किया जाएगा इस मूवी के अंदर में और काफी नुकसान हमें होगा, इसलिए उस मूवी पे बैन लगा दिया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये मूवी जो होती हैं वो आर्टिस्ट की एक्सप्रेशन होती हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के दायरे में आते हैं, तो बिना किसी वैलिड रीजन के हम इन मूवीज पे रोक नहीं लगा सकते। ये पहला ऐसा मौका नहीं है जब कोर्ट्स ने बचाव किया हो मूवीज का। इससे पहले भी कई हाई कोर्ट्स ने और इवन सुप्रीम कोर्ट ने बार बार एक बात कही है, जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन का काम है वो फिल्म को सर्टिफिकेट देना है, इनका काम ये नहीं है कि सेंसर करना। अब हाल फिलहाल में देखिए, जो सीबीएफसी है, इन्होंने एक मूवी पर बैन लगा दिया था जिसका नाम था लिपस्टिक अंडर माई बुर्का। सीबीएफसी ने कहा कि ये जो मूवी है वो लेडी ओरिएंटेड है और लेडीज की फैंटेसीज को दिखाती है, तो यह कहकर सीबीएफसी ने इस मूवी पर बैन लगा दिया। हालांकि बाद में अपील करने के बाद में जो बैन था वो हट गया। इवन इस केस में भी ऐसा ही हुआ है। इंदु सरकार में 14 वर्ड्स पे बैन लगाया गया, बाद में एक रिवीजन कमेटी का गठन किया गया। रिवीजन कमेटी ने उन कट्स जिन वर्ड्स पर कट लगाया गया था उन कट्स की संख्या कम कर दी गई। लेकिन सीबीएफसी का काम होना क्या चाहिए? सीबीएफसी का काम तो सिर्फ सर्टिफिकेट देना होना चाहिए ना। अगर किसी मूवीज में अश्लील सीन्स हैं तो आप उसको ए कैटेगरी का दर्जा दो, एडल्ट कैटेगरी का दर्जा दो। अगर कोई मूवी आपको लगती है कि फैमिली मूवीज है, सब हर कोई देख सकता है, तो आप उस मूवी को यूनिवर्सल कैटेगरी का दर्जा दो। अगर आपको लगता है कि कोई मूवी स्पेसिफिक सेक्शन के लिए, तो आप उसको एस कैटेगरी का दर्जा दो। ये काम होना चाहिए। और कई बार तो स्टेट गवर्नमेंट्स भी बैन लगा देती हैं मूवीज पे। स्टेट गवर्नमेंट कहती हैं कि अगर मूवी रिलीज हो गई तो लैंड ऑर्डर की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। इस बात पर भी सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में कहा है साफ तौर पे, स्टेट गवर्नमेंट्स अपनी ड्यूटी से पीछे नहीं हट सकती लैंड ऑर्डर का हवाला देकर। लैंड ऑर्डर मेंटेन करना ड्यूटी है स्टेट गवर्नमेंट्स की, आप पीछे नहीं हट सकते। समझ गए? अगर मूवी ठीक है तो आप पीछे हट नहीं सकते। इवन लास्ट ईयर आपको याद होगा मूवी रिलीज हुई थी उड़ता पंजाब, जो पंजाब में ड्रग्स की प्रॉब्लम्स को हाईलाइट कर रही थी। काफी कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई थी इस मूवी पे भी। और बाद में श्याम बेनेगल की कमेटी भी गठित की गई थी। श्याम बेनेगल ने भी यही कहा था कि सेंसर बोर्ड का यानी सीबीएफसी का जो काम है वो सिर्फ फिल्म को सर्टिफिकेट देना होना चाहिए, ना कि सेंसर करना। वे फोर्ड में आता है किस प्रकार से मूवीज को आजकल काफी प्रोटेस्ट का सामना करना पड़ता है, ना सिर्फ सिस्टम के अंदर से बल्कि सिस्टम के बाहर से भी। सिस्टम का अंदर मतलब सीबीएफसी, इस केस में सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, बार बार जो सेंसर करता है। और सिस्टम का बाहर मतलब इस केस में जैसे कांग्रेस पार्टी या फिर जो इंडिविजुअल वुमन जिन्होंने अपने आप को राजीव गांधी की बेटी कहा था और सुप्रीम कोर्ट में कही थी इस मूवी के बैन करने को लेके। तो अच्छी बात यह है, लेकिन बार बार जो कोर्ट्स यानी सुप्रीम कोर्ट्स या फिर दूसरी हाई कोर्ट्स हैं वो इन मूवीज के बचाव में आती हैं और फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को प्रिजर्व करती हैं। लेकिन लास्ट में एक लाइन बोली जाती है कि आजकल बहुत टफ बैटल लड़नी पड़ती है अगर आपको अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को प्रिजर्व करना है तो। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ सेंसरशिप के अगेंस्ट में ही पॉइंट्स हैं, कुछ सेंसरशिप के पक्ष में भी पॉइंट्स हैं, उन पे हम चर्चा कर लेते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कुछ मूवीज में ऐसी चीजें दिखाई जाती हैं जिसकी वजह से दो डिफरेंट कम्युनिटीज
जैसे कि कास्ट ग्रुप्स, रीजन ग्रुप्स, इनके बीच में लड़ाई हो जाती है, राइट्स जैसी सिचुएशन पैदा हो जाती है, तो उन मूवीज पे थोड़ा बहुत अगर बैन लगे तो एक्सपर्ट्स उसको जायज ठहराते हैं। कुछ मूवीज स्टीरियोटाइपिंग करती हैं। अब एक एग्जांपल जैसे मैं लेता हूं, मान लीजिए अगर कोई मूवी सती प्रथा को सही ठहरा रही है तो उस पर तो डेफिनेटली बैन लगना चाहिए, उस चीज पे जो मूवी सती प्रथा को सही ठहरा रही है। ये सिर्फ एग्जांपल है, लेकिन हालांकि ऐसी कोई आजकल मूवी में आई नहीं है कि जिसमें सती प्रथा को सही ठहराया गया हो, लेकिन एक एग्जांपल के तौर पे बताया गया है। अगर कोई चीज स्टीरियोटाइपिंग कर रही है, परंपराओं को कानून के हिसाब से गलत जा रही है, तो डेफिनेटली उस मूवी पे बैन लगाया जा सकता है। मिसलीडिंग, अगर कोई मूवी फैक्ट्स ही गलत बता रही है, फैक्ट्स के नाम पे अगर यूं कहा जाए कि हमारा देश 15 अगस्त को आजाद नहीं हुआ, हमारा देश कोई और डेट को 20 जुलाई को आजाद हुआ था, तो डेफिनेटली इस ऐसी जो चीजें हैं उस पर बैन लगना चाहिए, ऐसा कहा जाता है। तो कुछ और जो पॉइंट्स हैं जो सेंसरशिप के अगेंस्ट में हैं, एक तो हमेशा देखिए ये हमेशा सब्जेक्टिव रहता है कि कई चीजें हैं। आप मान लीजिए जो अभी सीबीएफसी के अध्यक्ष हैं उनकी राय कुछ अलग हो सकती है, बाद में सीबीएफसी के चीफ होंगे उनकी राय कुछ अलग होगी, तो ये तो हमेशा सब्जेक्टिव रहेगा। अच्छा तो यही रहेगा कि सिर्फ आप कैटेगरी का दर्जा दीजिए कि कौन सी कैटेगरी में मूवी आती है, अदरवाइज जो भी सीबीएफसी के चीफ होंगे उनकी अलग राय होगी, सब्जेक्टिव होगा कि कौन से वर्ड्स पे बैन लगाया जाए, कौन से पे ना लगाया जाए। ये कुछ कीवर्ड्स हैं इंपॉर्टेंट जो आप अपने आंसर में जरूर लिखिएगा अगर इस पे क्वेश्चन आए तो। राइट टू आर्टिस्टिक फ्रीडम, राइट टू चूज, राइट टू इन्फॉर्मेशन। आर्टिस्टिक फ्रीडम का मतलब तो यही है कि जो एक्टर्स हैं, जो आर्टिस्ट हैं जिन्होंने अच्छा काम किया है, उनकी पूरी इंडिपेंडेंस है उनके पास में कि अपने काम को दुनिया को दिखाएं वो। राइट टू चूज का मतलब है कि आपकी मर्जी है कि आपको किस टाइप की मूवीज देखनी है। आपको अगर मधुर भंडारकर की मूवी देखनी है तो आप देखो, नहीं देखनी तो मत देखो, कोई आपको फोर्स थोड़ी ना कर रहा है। तो ये कुछ पॉइंट्स हमने डिस्कस किए सेंसरशिप के पक्ष में भी और सेंसरशिप के अगेंस्ट में भी। अगर क्वेश्चन आता है तो इस पे इन सभी पॉइंट्स का यूज जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन किस प्रकार से आ सकता है, आर्टिकल की थीम पर ही मैंने क्वेश्चन फ्रेम किया है। Film is nothing but artistic expression within the parameters of law. Challenges to freedom of artistic expression come from both within the systematic framework and outside. कमेंट करना है आपको इस चीज पे। तो आउटसाइड में तो आप सारी चीजें लिखे होगे किस प्रकार से, कई बार कोई पार्टी, कई बार कोई धर्म के लोग, कई बार कास्ट के लोग विरोध करते हैं मूवीज का, हम रिलीज नहीं होने देंगे मूवीज को। काफी एग्जांपल आप दे सकते हो। विश्वरूपम जो मूवी कमल हसन की आई थी उसका आप एग्जांपल दे सकते हो। विंची कोड उसका भी आप एग्जांपल दे सकते हो। पेपर 2 में इसका क्वेश्चन आपको आंसर देना है। और ये एक बात याद रखिएगा, गवर्नमेंट की जो कमेटी आई थी श्याम बेनेगल, ऐसे जो गवर्नमेंट की तरफ से जो भी स्टेप्स उठाए गए हैं उनका आप जरूर मेंशन कीजिएगा आंसर के अंदर में। अगला आर्टिकल हेल्थ सर्विसेज को प्रायोरिटाइज करने को लेके है। कंटेक्स्ट क्या है? कंटेक्स्ट ये है, नीति आयोग ने एक डॉक्यूमेंट शेयर किया है स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ में। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स के अंदर में कुछ स्पेस प्राइवेट एंटिटीज को, प्राइवेट सर्विस प्रोवाइडर्स को दे दिया जाए नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को क्योर करने के लिए। तो कंटेक्स्ट ये है। कल हमने इस पूरे आर्टिकल को डिटेल से डिस्कस किया था, कुछ नए पॉइंट्स हैं। अब देखिए आर्टिकल शुरुआत में कहता है कि इंडिया के जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं उनके अंदर में काफी पोटेंशियल है सेकेंडरी और टर्सरी हेल्थ केयर प्रोवाइड करने के लिए। वो बात अलग है, आज तक इस पोटेंशियल को रियलाइज नहीं किया गया है और आमतौर पे जो लोग हैं वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ही जाते हैं अपना इलाज करवाने के लिए। लेकिन नीति आयोग का जो डॉक्यूमेंट है उस गैप को थोड़ा बहुत कम करने का काम करेगा, लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। कौन सी ऐसी बातें हैं जिनका ध्यान रखना होगा? एक तो जो भी गवर्नमेंट फंड्स हैं, गवर्नमेंट जो पैसा देगी इन प्राइवेट हॉस्पिटल्स को, प्राइवेट सर्विस प्रोवाइडर्स को, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अंदर में जिनको स्पेस मिलेगा, गवर्नमेंट को कैप रखना होगा, ध्यान रखना होगा, मॉनिटर करना होगा कि जो भी पैसा दिया जा रहा है वो सही ढंग से यूज किया जा रहा है या बीच में करप्शन तो नहीं हो रहा है। एक एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर पे भी कैप रखना होगा। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट जो बात कहते हैं, जो कल भी हमने डिस्कस करी थी, कि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का जो एसेंस है वो पूरा होना चाहिए। सिर्फ आप अगर उन लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करोगे जो स्कीम्स के हकदार हैं, जो स्कीम्स के लिए एलिजिबल हैं, तो आप इसका मतलब है कि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के हिसाब से नहीं चल रहे हो। फिर फायदा ही क्या? डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स के अंदर में मान लीजिए प्राइवेट सर्विस प्रोवाइडर आपसे पैसे लेंगे उतने ही, तो फिर लोग प्राइवेट हॉस्पिटल्स में क्यों नहीं जाएंगे? फिर वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में क्या करने आएंगे अगर आप उनको उतने ही पैसे यहाँ देने पड़ेंगे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आके। हालांकि इसके विरोध में एक पॉइंट जो हमने कल डिस्कस किया था वो यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। कल हमने ये देखा था कि छोटे शहरों में आमतौर पर सर्विसेज मिलती ही नहीं है और लोग जाते हैं बड़े शहरों में। जैसे दिल्ली में अगर मेरठ में कोई आपको सर्विस नहीं मिलेगी, हरियाणा के छोटे शहरों में आपको कोई सर्विस नहीं मिलेगी, तो लोग दिल्ली जाते हैं। तो लोग दिल्ली ना जाएं, वहां पे ओवर क्राउडिंग ना हो, सरकार का मकसद ये है। समझ गए? आर्टिकल हालांकि इस बात को अभी कोग्निजेंस में नहीं ले रहे हैं। आगे है कि 50-100 बेड जो प्रोवाइड करने की आप बात कर रहे हो, रिजर्व करने की बात कर रहे हो, बिल्कुल ठीक है।
लेकिन आपको यह भी देखना होगा जो ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होते हैं, जैसे कैंसर रिलेटेड, लंग्स रिलेटेड ये डिजीज, ये क्यों होते हैं? ये लाइफस्टाइल चॉइसेस की वजह से होते हैं। आज कैंसर होता है तंबाकू ज्यादा खाने से, अल्कोहल का सेवन करने से। आपको इस तरफ भी ध्यान देना होगा, लोगों को जागरूक बनाना होगा, यानी आपको प्रोएक्टिव अप्रोच बनानी होगी, अपनानी होगी, ताकि ये डिजीज हो ही ना, इन डिजीज की संख्या कम हो जाए, ताकि बेड रिजर्व करने की जरूरत आए ही ना। ऐसा भी आर्टिकल कह रहा है। फिर आगे जैसे कुछ कई बार प्राइवेट हॉस्पिटल्स पे आरोप लगता है कि बिना काम के वो टेस्ट करवा लेते हैं या फिर जानबूझ के एडमिट करवा लेते हैं पेशेंट्स को। तो इरेशनल और एक प्रकार से जो फर्जी प्रैक्टिसेस हैं वो अपनाते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स, कई बार ऐसा उनका आरोप लगता है। तो सरकार को सुपरवाइज करना होगा उनको, ताकि इस तरह के अनएथिकल या फिर इरेशनल जो ट्रीटमेंट की जो प्रैक्टिसेस हैं वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स के अंदर ना अपनाए जाएं प्राइवेट सर्विस प्रोवाइडर्स के द्वारा। देखो, दो चीज़ों पर डिपेंड करती है इसकी सक्सेस, ये पूरा जो डिसीजन है नीति आयोग का जो डॉक्यूमेंट है। एक तो मेडिकल आउटकम्स कैसी आती हैं, क्या वास्तव में डिजीज की संख्या कम हो रही है, क्या वास्तव में जो आंकड़े हैं वो कम हो रहे हैं। दूसरा, कम्युनिटी की सेटिस्फेक्शन, यानी लोगों का कैसा एक्सपीरियंस है जब लोग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अंदर में प्राइवेट इलाज करवाएंगे प्राइवेट सर्विस प्रोवाइडर से, तो उनका एक्सपीरियंस क्या रहता है, क्या वो खुश हैं। तो इन दोनों बातों पर डिपेंड करता है कि क्या ये वास्तव में जो गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव है वो सफल होगा या नहीं होगा। तो दोनों डायमेंशंस को टाइम टू टाइम गवर्नमेंट को सुपरवाइज करना होगा, मॉनिटर करना होगा, उसी हिसाब से फ्लेक्सिबल बनना होगा और चेंजेस लाने होंगे। अगर कोई सर्विस प्रोवाइडर अच्छे से काम नहीं कर रहा है तो उसको हिदायत देनी पड़ेगी, अगर जरूरत पड़ी तो उसको हटाना भी पड़ेगा। और एक जो प्रोविजन होना चाहिए ऑडिट्स का, पेनल्टीज का और कैंसिलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का, ये सब चीज़ें एसेंशियल हैं। ऑडिट होना चाहिए कि जितना भी खर्चा हुआ है, जितना पैसा गवर्नमेंट ने दिया है, तो कितने आंकड़ों में सुधार हो रहा है, क्या वास्तव में उस डिस्ट्रिक्ट के डिजीज में सुधार हुआ है, नहीं हुआ। अगर कुछ वो गलती करते हैं तो उन पे फाइन लगना चाहिए, अगर ज़्यादा गलती करते हैं तो उनका जो पूरा का पूरा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो भी कैंसिल होना चाहिए। तो कुछ नए पॉइंट्स थे, ये आर्टिकल हमने डिस्कस किया। क्वेश्चन हम नहीं करेंगे, अटेम्प्ट नहीं करेंगे इस मुद्दे पे। कल हमने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया और बहुत अच्छा, कई लोगों ने बहुत अच्छा आंसर कल इस क्वेश्चन पे लिखा। कैसे? क्योंकि कल देखिए पॉइंट्स काफ़ी ज़्यादा थे, लेकिन विद इन द जो स्टिपुलेटेड वर्ड्स होते हैं उन वर्ड्स के बीच में कई लोगों ने काफ़ी अच्छा आंसर लिखा सही में। चलिए अगले आर्टिकल की तरफ अब चलते हैं। अगला आर्टिकल डिस्कस करने से पहले एक बेसिक सी इंफॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूं। हमारे देश में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट है। अगर किसी महिला को प्रेगनेंसी एडॉप्ट किए 20 हफ्तों से ज़्यादा का समय हो चुका है तो वो एबॉर्शन यानी गर्भपात नहीं करवा सकती, ऐसा कहता है हमारा कानून जिसका नाम है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट। तो अब कंटेक्स्ट क्या है इस आर्टिकल का? कंटेक्स्ट काफ़ी बुरा है। 10 साल की बच्ची का रेप हो गया और रेप सर्वाइवर जो बच्ची थी उसकी प्रेगनेंसी को 32 हफ्तों का समय हो चुका था। तो अब जो कानून है उसके हिसाब से जो एबॉर्शन करवाया जा सकता है वो सिर्फ 20 हफ्तों तक करवाया जा सकता है। 20 हफ्तों के बाद में गर्भपात नहीं करवाया जा सकता। तो सुप्रीम कोर्ट में गया ये केस, सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई गई कि आप हमें अलाउ कीजिए ताकि 10 साल की बच्ची का जो एबॉर्शन करवाया जा सके। तो सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल बोर्ड की राय ली। मेडिकल बोर्ड ने अपनी राय में कहा कि अगर इस बच्ची का इस समय में एबॉर्शन करवाया जाता है तो इस बच्ची की जान को काफ़ी खतरा हो सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने वही किया जो इनको करना चाहिए था। तो बच्ची की जान बचाने के लिए इन्होंने जो ये पिटीशन थी उसको रिजेक्ट कर दिया कि एबॉर्शन 32 हफ्तों की प्रेगनेंसी में नहीं हो सकता। फिर एक और केस को भी डिस्कस किया जा रहा है। हाल फिलहाल में एक और केस भी सुप्रीम कोर्ट के पास में गया था। प्रेगनेंसी को, एक महिला की प्रेगनेंसी को 20 हफ्तों से ज़्यादा का समय हो चुका था और जबकि जैसा हमने अभी डिस्कस किया कानून के हिसाब से तो 20 हफ्तों तक ही एबॉर्शन करवाया जा सकता है। लेकिन उसमें मेडिकल बोर्ड ने क्या राय दी अपनी? मेडिकल बोर्ड में उस केस में अपनी राय दी कि जो बच्चे का जन्म होगा उसको काफ़ी सारी मल्टीपल सर्जरीज करनी पड़ेगी, कार्डियक प्रॉब्लम्स, मेंटल प्रॉब्लम से गुजरना पड़ेगा उस बच्चे को, इन्फेंट को जिसका जन्म होगा। तो मेडिकल बोर्ड की इस राय के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया उस वुमन को कि आप एबॉर्शन करवा सकते हो 20 हफ्तों के बाद में भी। तो ये दो केसेस को कंटेक्स्ट में लेते हुए आगे पूरा आर्टिकल है। आर्टिकल कहता है कि जब भी मेडिकल प्रैक्टिशनर यानी डॉक्टर राय देते हैं अपनी, तो वो दो चीज़ें कंसिडर करते हैं। एक तो ये देखते हैं कि अगर कोई महिला प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करती हैं तो क्या उनकी जान को खतरा हो सकता है, उनकी हेल्थ प्रॉब्लम्स आगे जाके क्रिएट हो सकती हैं अगर वो प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करती हैं तो। दूसरा फैक्टर वो ये कंसिडर करते हैं क्या जो बच्चे का जन्म होगा, क्या वो बच्चा एबनॉर्मल, बहुत ज़्यादा एबनॉर्मलिटी से उस बच्चे को गुजरना पड़ेगा जिसका जन्म होगा। तो इन दो चीज़ों को, दो फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए जो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, डिसीजन देते हैं कि कोई महिला को एबॉर्शन करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए। आगे आर्टिकल कहता है कि सरकार ने जो ये एक्ट बना के रखा है, 20 हफ्तों की जो लिमिट करके रखी है सरकार ने, 20 हफ्तों के बाद में गर्भपात नहीं करवाया जा सकता, ये एक आर्बिट्ररी लिमिट है। और साइंस के हिसाब से 18 हफ्तों से 22 हफ्तों के बीचों बीच
जो फीटस है, जो भ्रूण है, वो अच्छे से डेवलप हो जाता है। अगर किसी तरह की फॉल्ट है, कोई एबनॉर्मलिटी है, तो अल्ट्रासाउंड से पता लगवाया जा सकता है। लेकिन एक दिक्कत है, हमारे देश में मेजॉरिटी ऑफ जो एक्सपेक्टेंट मदर्स हैं, जो चाइल्ड एक्सपेक्ट कर रही हैं, वो आशा वर्कर्स यानी एक्रीडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट पे डिपेंड करती हैं और अल्ट्रासाउंड की सुविधाओं का लाभ नहीं उठा पाते। शायद गवर्नमेंट ने इन्हीं चीज़ों को रिकॉग्नाइज करते हुए 2016 में एक स्कीम चलाई थी, जिसका नाम है प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान। इसमें हर एक महीने की 9वीं तारीख को सभी तरह का हेल्थ चेकअप किया जाएगा एक्सपेक्टेंट मदर्स का, और इवन अल्ट्रासाउंड की सर्विसेज भी प्रोवाइड की जाएंगी। सरकार ने ये स्कीम चलाई जिसका नाम है प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान। लेकिन एक सर्वे के अनुसार आशा वर्कर्स का कहना है कि काफी बार हॉस्पिटल्स में जानबूझ के अल्ट्रासाउंड की जो सर्विसेज है वो नहीं प्रोवाइड की जाती। तो सबसे पहले तो सरकार को ये इंश्योर करना है कि जो ये स्कीम है वो अच्छे से काम करे और अल्ट्रासाउंड की सर्विसेज एक्सपेक्टेंट जो मदर्स हैं वो उसका लाभ उठा सके। अगर किसी तरह की फीटस यानी भ्रूण के अंदर में कोई एबनॉर्मलिटी है तो उसका शुरू में ही पता लगाया जा सके। और इवन सरकार ने 2014 के अंदर में एक बिल भी इंट्रोड्यूस किया था इसको अमेंड करने के लिए। जो अभी का जो एक्ट है 20 हफ्तों के बाद में गर्भपात नहीं करवाया जा सकता, उसको अमेंड करने के लिए सरकार ने 2014 में एक बिल पेश किया था पार्लियामेंट के अंदर में, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट बिल। सरकार इसमें चाहती थी कि जो अभी की लिमिट है 20 हफ्तों तक की जो लिमिट है उसको बढ़ा के 24 हफ्ते कर दिया जाए। समझ गए? और इसके बाद में सरकार ने एक और इंपॉर्टेंट बात भी कही, सब्सटेंशियल फीटल एबनॉर्मेलिटीज। सरकार ने कहा कि जो ये 24 हफ्तों की लिमिट होगी वो भी उन केसेस के लिए नहीं होगी जहां पे जो भ्रूण है उसके अंदर में काफी ज्यादा सब्सटेंशियल एबनॉर्मेलिटीज हैं। इसके अलावा सरकार ने इस एक्ट का दायरा भी बढ़ा दिया था। सरकार ने साफ साफ कहा था कि रजिस्टर्ड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स अबॉर्शन कर सकते हैं। तो रजिस्टर्ड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स में और भी काफी जो डॉक्टर्स हैं उनको इंक्लूड किया गया था, जैसे रिकॉग्नाइज्ड प्रैक्टिशनर्स ऑफ आयुर्वेदा, यूनानी और होम्योपैथी। लेकिन अभी तक इस बिल को पास नहीं किया गया है, पार्लियामेंट में अभी पेंडिंग ही है ये बिल। और ऐसा एक क्रिटिसिज्म होता है इस बिल का, जब ये प्रेजेंट किया गया था तो काफ़ी लोगों ने कहा कि सरकार को ये बिल नहीं पास करना चाहिए क्योंकि इलीगल सेक्स सिलेक्शन रैकेट्स और एबॉर्शन रैकेट्स खुलने लगेंगे अगर ये बिल पारित हो गया तो। उसके बाद में WHO का अपना ही व्यू है। WHO कहना है इस प्रकार की एबॉर्शन पे लिमिट रखने से ऐसा नहीं होता कि जो एबॉर्शन की जो रेट है वो कम हो जाती है या फिर बर्थ रेट बढ़ जाती है। WHO की रिपोर्ट के अनुसार होता क्या है, जिनको अबॉर्शन करवाना होता है तो फिर वो लिमिट को नहीं देखते, फिर वो अनसेफ प्रोसीजर्स को अपनाते हैं। कुछ लोग विदेश जाके इस तरह की सर्विसेज का लाभ उठाते हैं, लेकिन इससे तो और ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। विदेशों में जाना कॉस्टली पड़ता है, एक्सेस को डिले करता है और समाज में इनइक्वालिटीज़ को भी दिखाता है कि अमीर जो लोग हैं वो तो सर्विसेज का लाभ उठा सकते हैं और जो कानून है वो सबके लिए नहीं है। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं उसको अवॉइड करने के लिए यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड्स की आवश्यकता है फिलहाल। और एक बात, इस प्रकार से चोरी छुपे या फिर अनसेफ प्रोसीजर से अबॉर्शन करवाने से जो एक्सपेक्टेंट मदर्स हैं उनकी हेल्थ भी खतरे में पड़ जाती है। आगे WHO की रिपोर्ट कहती है कि देश में किसी देश में कोई भी कानून हो, कोई भी पॉलिसीज हो, लेकिन आपको जो भी कानून हो वो वुमन की हेल्थ और वुमन के ह्यूमन राइट्स को ध्यान में रखते हुए बनाने पड़ेंगे। तो इसी वजह से एक सुप्रीम कोर्ट में केस भी फाइल किया गया था इस एक्ट की वैलिडिटी को लेकर, जिसमें ये रोक है 20 हफ्तों से ऊपर में प्रेगनेंसी को यानी अबॉर्शन नहीं करवाया जा सकता। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक इंपॉर्टेंट बात कही यहाँ पे, ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत बड़ा एथिकल क्वेश्चंस हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मदर के ह्यूमन राइट्स और उनकी हेल्थ को ध्यान में रखना जरूरी है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो प्रोस्पेक्टिव चाइल्ड है उनके ह्यूमन राइट्स को भी हमें कंसिडर करना पड़ेगा। और यह बहुत बड़ा एथिकल क्वेश्चन है कि किस प्रकार से बैलेंस किया जाए प्रोस्पेक्टिव चाइल्ड के राइट्स के बीच में और एक्सपेक्टेंट मदर्स के राइट्स के बीच में। समझ गए? तो सुप्रीम कोर्ट ने तो अपने हिसाब से ये कहा कि जब सारी कंडीशंस फुलफिल होंगी तभी अबॉर्शन को अलाउ किया जा सकता है। आगे फिर वुमेन राइट्स को डिफाइन किया जा रहा है। आगे सब्सटेंशिएट करके कहा जाता है कि महिला को अपने बच्चे की केयर रखनी है बहुत सालों तक। क्या उस महिला के व्यू को नहीं कंसीडर किया जाना चाहिए? अगर छोटी सी फीटल के अंदर यानी भ्रूण के अंदर में कोई एबनॉर्मेलिटी है तो केयर तो आगे जाके मदर को करनी है ना, उस वुमन को करनी है। तो क्या उनके व्यू पॉइंट को नहीं कंसीडर किया जाना चाहिए? क्या सिर्फ कानून के हिसाब से चलना चाहिए? वैसे तो देखिए हर एक देश में कुछ ना कुछ लिमिट है, लेकिन ज्यादातर जो देशों में जो लिमिट है वो 20 हफ्तों से ज्यादा ही है। तो आर्टिकल में कहा जाता है कि आज तो साइंस काफी ज्यादा डेवलप हो चुकी है, तो सरकार क्या है, सुविधाएं प्रोवाइड कराएं, सरकार इंश्योर करे जो स्कीम है, जो सुरक्षित मातृत्व अभियान वाली जो स्कीम है जिसमें अल्ट्रासाउंड की सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, इंश्योर करे कि 20 हफ्तों से पहले ही यह पता लगाया जा सके अगर किसी तरह की एबनॉर्मेलिटी है। तो एक बैलेंस बनाने की आवश्यकता है डिफरेंट चीजों में। अब वे फॉरवर्ड में क्या है? वे फॉरवर्ड में ये कहते हैं कि कोई गाइडलाइंस भी नहीं है, अल्ट्रासाउंड के जो इलीगल यूज होता है उसको लेके भी कोई गाइडलाइंस सरकार की तरफ से नहीं है, कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है। तो सबसे पहले तो आप ये यूनिफॉर्मिटी लेके आओ मेडिकल स्टैंडर्ड्स के बीच में,
और उसके साथ साथ आप जो ये बिल काफी समय से जो पेंडिंग है पार्लियामेंट के अंदर में, इसे पास करो। आप एक प्रॉपर हेल्थ स्टैंडर्ड्स होने चाहिए। इस प्रकार से हर एक केस के लिए आप सुप्रीम कोर्ट के पास में नहीं जा सकते। प्रॉपर हेल्थ स्टैंडर्ड्स होने चाहिए। उसी की बेस पे जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं वो डिसाइड करे कि किस केस में प्रेगनेंसी अलाउ की जा सकती है और किस केस में नहीं की जा सकती। पूरा देश है, अब जिस बंदे के पास में पैसे हैं वो तो सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। अब देखिए कुछ गांव में, कुछ छोटे शहरों में ऐसे लोग हैं जिनको आवश्यकता है, लेकिन वो थोड़ा ना सुप्रीम कोर्ट आएंगे। उनके लिए तो लोकल जो हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वही डिसीजन लेंगे। तो आवश्यकता यह है कि आप जो प्रॉपर हेल्थ स्टैंडर्ड्स हैं उनको डिफाइन कर दो आप, और बाद में जो डिसीजन लें वो लोकल हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स लें। अगला आर्टिकल ब्रेन ड्रेन से रिलेटेड है। हमारे देश से ट्रेन पर्सनल, जो ऐसे स्टूडेंट्स या ऐसे ग्रेजुएट्स जो अच्छे अच्छे कॉलेजेस से पास आउट हुए हैं, आईआईटी या आईएम जैसे इंस्टीट्यूट से, वो कई बार दूसरे देशों जैसे यूएस जैसे देशों में माइग्रेट कर जाते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या होता है उनको लगता है यूएस जैसे देशों में जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं वो ज़्यादा अच्छी मिलेंगी, या फिर क्वालिटी ऑफ लाइफ है ज़्यादा अच्छी मिलेंगी, हायर एजुकेशन की जो संभावनाएं हैं वो ज़्यादा अच्छी हैं। लेकिन ये इससे हमारे देश को काफ़ी ज़्यादा लॉस हो जाता है, और ये एक बहुत बड़ी विडंबना है। एक तरफ तो हमारे देश में ट्रेंड मैन पावर की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है। आप हेल्थ केयर की बात कर लीजिए, डॉक्टर्स की भारी कमी है, इंजीनियरिंग में जो अच्छे क्वालिटी जो इंजीनियर्स हैं वो भी काफ़ी कम है। और दूसरी तरफ इस प्रकार का जो माइग्रेशन है, आंकड़े की बात करें तो 1999 से लेकर 2015 तक जो ये आंकड़ा है, जो ट्रेंड मैन पावर है वो यूएस में माइग्रेट होती है, वो आंकड़ा 225% तक बढ़ गया है। तो वैसे तो देखिए हमारा देश जो है वो डेमोक्रेटिक कंट्री है, इस प्रकार से हम रोक तो नहीं लगा सकते किसी को अगर कोई दूसरे देश में माइग्रेट होना चाहता है तो, लेकिन फिर भी हमें एक सिस्टम प्लेस में रखना होगा। एक प्रकार से हमें वो स्टेप्स उठाने होंगे जिसकी वजह से जो ये ट्रेन मैन पावर है वो दूसरे देशों में माइग्रेट होती है, वो दूसरे देशों में माइग्रेट ना होकर हमारे देश के लिए काम करें। कई बार ऐसा भी कहा जाता है कि जब वो लोग वापस इंडिया में आते हैं काफ़ी कुछ सीख के, तो ब्रेन ग्रेन भी होता है। लेकिन ब्रेन ग्रेन तो देखिए तब होगा जब होगा, लेकिन अभी हमारे देश को भारी जरूरत है इस प्रकार के ट्रेंड मैन पावर की। बहुत सारे प्रोग्राम्स अभी हमने चला के रखे हैं, जैसे मेक इन इंडिया, इस तरह के प्रोग्राम्स चला के रखे हैं। तो देश को आगे ले जाने के लिए जब आईआईटी और आईएम, वो स्टूडेंट्स, जो वो ग्रेजुएट्स जिन्होंने सब्सिडाइज्ड एजुकेशन प्राप्त करी है, अगर वो स्टूडेंट्स हमारे देश को छोड़ के चले जाते हैं तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो गलत है। हमने 3-4 दिन पहले एक आर्टिकल में डिस्कस भी किया था कि किस प्रकार से सिंगापुर और साउथ कोरिया जैसे देशों में एक कानून बनाया हुआ है कि जो भी स्टूडेंट्स एजुकेशन प्राप्त करते हैं स्टेट सब्सिडाइज्ड इंस्टीट्यूट्स में, उनको कंपलसरी रूप से 2 साल तक उनको गांव में काम करना पड़ेगा। ऐसा ही प्रावधान अगर हमारे देश में हो तो काफ़ी फायदा इसका हो सकता है। सोच के देखिए, आईआईटी के जो स्टूडेंट्स हैं, ग्रेजुएट्स हैं, वो गांव में काम करें, वहां पे जो डिजिटल एजुकेशन है वो दें, या फिर टेक्नोलॉजी को किस प्रकार से यूज किया जा सकता है गांव की अपलिफ्टमेंट को लेकर, तो कितना ज़्यादा फायदा हमारे देश को होगा। वैसे क्या किया जा सकता है इस ब्रेन ड्रेन के फेनोमेनन को रोकने के लिए? देखो, सिंपल से जो काफ़ी आप सॉल्यूशंस दे सकते हो कि पूरी जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं अच्छे से प्रोवाइड करना, स्टार्टअप्स के लिए जो सरकार प्रोविजन कर रही है, इंश्योर करना, सरकार ने जो स्कीम्स चला के रखी हैं वो ठीक से काम कर रही हैं। तो ये सारे जो नॉर्मल रीजन्स हैं, लेकिन एक इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन ये दे रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में एक सिस्टम अडोप्ट किया है। ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया, जो टर्सरी एजुकेशन होती है, टर्सरी एजुकेशन सरकार मुफ्त में प्रोवाइड करेगी। सिर्फ थोड़ा सा पैसा स्टूडेंट को देना पड़ेगा अपनी तरफ से, बाकी पूरी की पूरी जो एजुकेशन है वो मुफ्त में रहेगी। लेकिन सरकार ने एक कंडीशन रखी है इसके बाद में, इस टर्सरी एजुकेशन को प्राप्त करने के बाद में अगर जो ग्रेजुएट्स प्रायोरिटी सेक्टर में काम करते हैं, यानी ऑस्ट्रेलिया की सरकार डिसाइड करेगी कौन सा सेक्टर प्रायोरिटी सेक्टर है, कौन सा नॉन प्रायोरिटी है। तो ऑस्ट्रेलिया की सरकार को यह लगता है कि ग्रेजुएट होने के बाद में स्टूडेंट्स अगर प्रायोरिटी सेक्टर में काम करते हैं तो सरकार उस पैसे को नहीं वसूलेगी जो मुफ्त में कर दी थी एजुकेशन। मुफ्त में करने का मतलब यह है ना, इंस्टीट्यूट्स तो पैसे लेंगे लेकिन सरकार सब्सिडी दे देगी। अगर वो स्टूडेंट्स उस प्रायोरिटी सेक्टर में, ग्रेजुएट्स प्रायोरिटी सेक्टर में काम करते हैं तो सरकार ग्रेजुएट होने के बाद में भी पैसे नहीं वसूलेगी। लेकिन अगर ऑस्ट्रेलिया को, सरकार को लगता है कि ग्रेजुएट होने के बाद में अगर कोई कुछ लोग दूसरे नॉन प्रायोरिटी सेक्टर में काम कर रहे हैं, जो उनको लगता है ऑस्ट्रेलिया की सरकार को जिससे ऑस्ट्रेलिया की डेवलपमेंट नहीं होगी, तो वो पहले जो सब्सिडी प्रोवाइड करी थी ग्रेजुएशन के दौरान में, जो पैसे दिए थे जिसकी वजह से एजुकेशन प्राप्त कर सके थे स्टूडेंट्स, वो पैसे वसूलने स्टार्ट कर देगी सरकार। ऐसी सरकार ने प्रावधान रखा है, समझ गए? अगर आप ग्रेजुएट होने के बाद में प्रायोरिटी सेक्टर में काम करते हो तो ठीक है, कोई बात नहीं, हम पैसा नहीं वसूलेंगे। लेकिन अगर आप नॉन प्रायोरिटी सेक्टर में जाते हो तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने आपको पैसे दिए थे जिसकी वजह से आप फ्री में एजुकेशन प्राप्त कर सके, आप हमारे पैसे वापस दीजिए। तो ये एक सोल्यूशन है जो ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने अपनाया है। तो आगे वे फॉरवर्ड में क्या आता है? देखिए, इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्रीज के लिए ब्रेन ड्रेन वास्तव में एक बहुत बड़ा लॉस है।
और लेकिन एक लेवल के बाद में हम बैरियर भी नहीं बना सकते, लगा सकते। तो सरकार को डेफिनेटली कोई क्रिएटिव पॉलिसी तो अपनानी पड़ेगी जिसकी वजह से ये जो फेनोमेनन है ब्रेन ड्रेन का, ये कम हो सके। तो किस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है? क्वेश्चन आ सकता है कि एक तरफ तो देखिए जो मैन पावर, ट्रेन मैन पावर की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है इंडिया के अंदर में, और दूसरी तरफ बहुत सारी ऐसे ट्रेन पर्सनल है जो माइग्रेट कर जाते हैं दूसरे देशों में हायर एजुकेशन के लिए और जॉब्स के लिए। तो आपको क्या लगता है क्या रीजंस रिस्पॉन्सिबल हैं ये जो ट्रेन पर्सनल का आउटफ्लो होता है उसके लिए, और सरकार को क्या करना चाहिए इस फेनोमेनन को रोकने के लिए? तो कई पार्ट्स का ये क्वेश्चन है, कई पार्ट्स में आपको आंसर देना है। ये पहली बात, सबसे पहले आपको ये जो ऊपर की लाइन है इसको डिफाइन करना पड़ेगा। जैसे इंडिया फेसिस ए शॉर्टेज ऑफ ट्रेन मैन पावर, तो आपको बताना पड़ेगा कहां कहां मैन पावर की शॉर्टेज है। डॉक्टर्स की कमी है, क्वालिटी इंजीनियर्स की कमी है। फिर आपको ये दूसरी लाइन है, इसका आंसर देना पड़ेगा ए लार्ज नंबर ऑफ ट्रेड पर्सनल इमिग्रेट फॉर हायर एजुकेशन एंड जॉब्स। अब आप बताओगे ब्रेन ड्रेन का जो ये फेनोमेनन है आंकड़ों के हिसाब से बताओगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे 1995 से लेके 2017 तक अभी कितने 225% तक ये बढ़ चुका है ये फेनोमेनन, आप बताओगे। उसके बाद में आप रीजंस बताओगे कौन से रीजंस रिस्पॉन्सिबल हैं ये जो ट्रेन पर्सनल है वो आउटफ्लो इनका हो जाता है। तो ये पॉइंट वाइज देना आप इसका आंसर। पहला रीजन है जैसे हायर एजुकेशन, दूसरा रीजन अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज, तीसरा रीजन क्वालिटी ऑफ लाइफ। आगे गवर्नमेंट क्या कर सकती है, तो इन सब में आप बता सकते हो गवर्नमेंट क्या क्या कर सकती है। ऑस्ट्रेलिया का जो हमने सोल्यूशन डिस्कस किया वो भी आप बता सकते हो अपने आंसर्स के अंदर में। आज एक एथिक्स का क्वेश्चन जो हमें अटेम्प्ट करना है, आंसर राइटिंग जिसकी करनी है वो देख लेते हैं। एनालाइज द जॉन रोल्स कंसेप्ट ऑफ सोशल जस्टिस इन द इंडियन कंटेक्स्ट। जॉन रोल्स का जो सोशल जस्टिस का जो कंसेप्ट है वो आपको डिस्कस करना है, लेकिन इंडियन कंटेक्स्ट में डिस्कस करना है ये। तो जरूर लिखिएगा इस पे आंसर। आज के डिस्कशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।